आज के वीडियो में हम अगला लेसन शुरू करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। आनुवंशिकता के क्या सिद्धांत हैं। आप जैसे हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल रहे और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और 8 वर्ष तक प्रयोग करके इन्होंने अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों को ये 1865 में ये प्रकाशित किए थे। इस प्रकार से अगर हम ये देखें कि इनका जो प्रयोग था वह 56 से 63 तक, 1856 से 1863 तक इन्होंने अपने प्रयोग को किया था। और जब इन्होंने प्रकाशित किया उस समय इनके नियमों को अच्छी तरह से लोग समझ नहीं पाए और ऐसी स्थिति में इनके नियम और इनके प्रयोग बेकार से साबित हुए। इन्होंने मटर के पौधे पर 7 लक्षणों पर अपना एक प्रयोग किया था, जिसे आपकी किताब में लिखा हुआ है। पहला स्टेम हाइट, दूसरा फ्लावर कलर, तीसरा फ्लावर पोजीशन, तीसरा है फली का आकार पॉड शेप एंड फली का रंग पॉड कलर, और छठा था सीड शेप, बीज का आकृति एंड सीड कलर। और हर में इन्होंने जो कंट्रास्टिंग ट्रेड थे उन्हीं में इन्होंने क्रॉस कराया था। जैसे हाइट के लिए टाल और ड्रार, फ्लावर कलर के लिए वायलेट वाइट, और फ्लावर शेप के लिए एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप के लिए इनफ्लैटेड और कंस्ट्रिक्टेड, इनफ्लैटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर के लिए ग्रीन येलो, सीड शेप के लिए राउंड रिंकल्ड और सीड कलर के लिए येलो और ग्रीन। इस प्रकार से इन्होंने अपने लक्षणों को लेकर के इन्होंने प्रयोग किया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि एक करेक्टर अगर हम उनका आनुवंशिकता में हम देखें तो वह इन्होंने एक फैक्टर की कल्पना किया था कि हर फैक्टर, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया था, एक निष्कर्ष निकाला था कि कुछ ऐसे समथिंग्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गैमीट के द्वारा बिना परिवर्तन के स्थानांतरित होते हैं। फिर से आप सुने, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पितर पीढ़ी से संतान पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी बिना परिवर्तन के गैमीट द्वारा स्थानांतरित होते हैं। और ये इस पदार्थों को इन्होंने फैक्टर कहा था, और ये कहा था कि ये फैक्टर एक कैरेक्टर को ये ले जाते हैं, पितर पीढ़ी से संतान पीढ़ी में एक कैरेक्टर को ले जाते हैं। Something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation। और इन्होंने इस पदार्थ का नाम फैक्टर रखा, जो आगे चल करके इसे जीन कहा गया। और इन्होंने ये बताया कि एक फैक्टर एक आनुवंशिक लक्षण की वंशागति करता है, लेकिन हर लक्षण के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। उन कंट्रास्टिंग ट्रेट को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने अलील की कल्पना किया, और इन्होंने ये बताया कि ईच फैक्टर कंटेन 2 अलील्स, ईच फैक्टर कंटेन 2 अलील्स, या ईच फैक्टर कोड्स 2 अलील्स फॉर एक्सप्रेसिंग the contrasting character of a hereditary traits।
अर्थात किसी भी आनुवंशिक लक्षण के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट, दो विपरीत लक्षण होते हैं जिन्हें एलील्स व्यक्त करते हैं, उन्हें प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलील्स आर द कोड्स ऑफ जीन्स विच एक्सप्रेस द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और ये विपरीत लक्षण को व्यक्त करते हैं। जैसे हाइट इज ए कैरेक्टर, हेरिडिटरी ट्रेट, यह एक आनुवंशिक लक्षण है, लेकिन अब ये हाइट की जो आनुवंशिकी है वह एक फैक्टर के द्वारा होती है। अब इस फैक्टर के दो एलील्स हैं, एक एलील्स मदर से और एक एलील्स इसके फादर से मिलते हैं, और ये दोनों एलील्स मिलकर के ये डिसाइड करते हैं ऑफस्प्रिंग में कि वह कौन सा कंट्रास्टिंग ट्रेट प्रकट करेगा। जैसे हाइट एक फैक्टर है, एक कैरेक्टर का एक फैक्टर है, जिसे हम एक जीन्स कह सकते हैं कि हाइट का एक जीन्स होता है। और जैसे कैरेक्टर के दो विपरीत लक्षण है, लंबा और बौना, उसी तरह से इस जीन्स के दो एलील्स होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, दीज आर एलील्स विथ ईच अदर, और व्हेन जब हम क्रॉस कराते हैं टाल और डार्फ में, तो इस प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन में ये एलील्स कैपिटल टी स्मॉल टी ही निर्धारित करते हैं कि वह पौधा लंबा होगा या बौना होगा। इस प्रकार इन्होंने ये भी बताया कि अगर एलील्स होमोजाइगस हैं तो वो शुद्ध होंगे, चाहे वो कैपिटल टी या स्मॉल टी ये होमोजाइगस दशा में होंगे तो ये शुद्ध लक्षण व्यक्त करेंगे। और जब ये हेटेरोजाइगस स्थिति में होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें ये हेटेरोजाइगस की कंडीशन में ये नेक्स्ट पीढ़ी में इनके कैरेक्टर्स सेपरेट होकर के अलग अलग लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें तो ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की कंडीशन बनती है। और जब हम इनके एलील्स को दर्शाते हैं कि F1 में F2 में जो पहली पीढ़ी है या दूसरी पीढ़ी है, उसमें अगर हम इनके एलील्स के अनुपात को दर्शाते हैं तो इसे हम जीनोटाइप रेशियो कहते हैं। और यदि हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के आधार पर अगर देखते हैं तो उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि जब हम टाल और डार्फ में जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में सब के सब टाल पौधे आते हैं, लंबे पौधे आते हैं, और एक छिप जाता है, वो एक भी पौधा बौना का नहीं आता। तो इन्होंने ये भी बताया था कि जो प्रकट होते हैं उसे डोमिनेंट, और जो नहीं प्रकट होते उन्हें रिसेसिव कहा जाता है। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहते हैं, लेकिन एक बेटसन वैज्ञानिक थे, उनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहते हैं, और मार्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। मार्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। देखिए, कोई भी जनरेशन अगर वह सुपरियरिटी रखता है अपने पेरेंट्स से तो ये उसको हाइब्रिड विगर कहते हैं। सुपरियरिटी, तो सुपरियरिटी डेवलप्स बाय क्रॉस पॉलिनेशन, हेटेरोजाइगटी, इट इंक्रीजेज बाय इनब्रीडिंग, सेल्फिंग होमोजाइगोसिटी कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर हम हाइब्रिड विगर हेटेरोजाइगटी में अगर हम क्रॉस कराते हैं विभिन्न वंशजों में तो इससे जो है क्वालिटी बढ़ती है, हाइब्रिड विगर बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम एक ही वंशज में क्रॉस कराते हैं तो इससे हाइब्रिड विगर डिप्रेस होती है। देखिए, मेंडल के नियमों का
जो खाका था उसको पुन्नेट ने स्क्वायर मेथड से प्रकट करने की एक व्यवस्था दिया और इन्होंने पुन्नेट स्क्वायर मेथड प्रकट करके ये बतलाने का प्रयास किया कि जीनोटाइप रेशियो या फेनोटाइप रेशियो कैसे प्रकट किया जाए। जैसे मेंडल ने मटर के हाइट पर जब अपना प्रयोग किया था तो इन्होंने ये बताया था कि हर कंट्रास्टिंग ट्रेट 2 अलिल्स के द्वारा प्रकट होता है, लेकिन जब हम होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी टाल और स्मॉल टी ड्वार्फ में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो भी पौधे आते हैं वह कैपिटल टी स्मॉल टी के आते हैं, जो हाइट उनकी लंबी होती है, डोमिनेंस कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन जब हम F1 के पौधों में फिर जब क्रॉस कराने के बाद सोचते हैं तो F1 के पौधे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, इनसे 50% गैमीट कैपिटल टी और 50% गैमीट स्मॉल टी के बनते हैं। और ऐसी दशा में जब हम इनको एक मैथमेटिकल्स वे में जब हम ये शो करते हैं तो जैसा कि मेंडल ने पाया था कि फेनोटाइप रेशियो 3 लंबे और 1 सफ़ेद, 3 लंबे और 1 बौने उत्पन्न होते हैं और उनका जीनोटाइप पाया था कि 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी। तो इस पर इन्होंने एक मैथमेटिकल व्यू भी दर्शाया था और इन्होंने इस आंकड़े को बायनॉमियल एक्सप्रेशन के द्वारा ax + by का होल स्क्वायर के सिद्धांत पर इन्होंने बायनॉमियल एक्सप्रेशन दिया था। ये मैथमेटिकल रूप में इसे दर्शाया था कि हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये वही बात आती है 1/4 कैपिटल टी 1/4 कैपिटल टी और 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 स्मॉल टी। इसका अर्थ ये हुआ कि जीनोटाइप का जो रेशियो है 1:1 और फेनोटाइप का रेशियो 3:1 का आता है। मेंडल ने यह भी प्रयास किया था कि अगर F1 या F2 की जनरेशन में जो प्लांट्स आते हैं जिनका हम जीनोटाइप नहीं जानते, उनके जीनोटाइप को जानने के लिए यदि F2 प्लांट के पौधों को अगर हम पेरेंटल रिसेसिव प्लांट से अगर हम क्रॉस करा देते हैं तो निश्चित तौर पर यदि 50% टाल और 50% ड्वार्फ आते हैं तो इसका मतलब कि जो पेरेंटल जो फिलियल जनरेशन F2 के पौधे हैं वह हेट्रोजाइगस हैं। अगर यदि F1 के टाल पौधों को F2 के टाल पौधों को अगर हम पेरेंटल रिसेसिव से कराते हैं, अगर 100% अगर टाल आते हैं तो निश्चित तौर पर ये F2 के पौधे होमोजाइगस डोमिनेंट पाए जाते हैं और इस क्रिया को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस प्रकार मेंडल ने ये प्रिंसिपल्स या इन सब विचारों को या इन सब प्रयोगों को देख करके जो उन्होंने किया था, इसके आधार पर ये इनहेरिटेंस के सिद्धांत को विकसित किया और उन्होंने ये बताया कि जब हम एक कैरेक्टर के बेसिस पर जब हम क्रॉस करते हैं तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने कुछ नियमों का प्रकाशन किया था जिसे हम अगले वीडियो में प्रकट करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन कौन से नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया था। धन्यवाद।